महाराब ने मशीन बटन प्रेस करते हुए मुख्तलिफ डायलों को घुमाना शुरू कर दिया और फिर उसने एक बटन प्रेस किया तो अचानक स्क्रीन पर एक बड़ी इमारत का नक्शा सा उभर आया। ये ओल्ड फोर्ट का नक्शा था। नक्शे में फोर्ट के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। गुड, अब इस फोर्ट का जेर जमीन हिस्सा ओपन करो, मास्टर जोजो ने कहा। तो महाराब ने जल्दी जल्दी मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद ही उस नक्शे में किले के जेर जमीन हिस्से का नक्शा उभर आया। मास्टर जोजो झुका और गौर से स्क्रीन पर नक्शे को देखने लगा और फिर उसने एक जगह उंगली रख दी। एसएसआर में जाने का रास्ता फोर्ट के शुमाल की तरफ है, मास्टर जोजो ने कहा। ये मुतहरिक नुक्ते क्या है? क्लॉस्टर ने लकीरों में सफेद मुतहरिक नुक्तों को देखते हुए कहा। ये एसएसआर में मौजूद अफराद है, मास्टर जोजो ने कहा। ओ, इनकी तादाद भी 20 के करीब है, इसका मतलब है ये भी मुसल्लह होंगे, क्लॉस्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। तो मास्टर जोजो ने माराब को चंद बटन प्रेस करने का हुक्म दिया तो माराब ने जल्दी जल्दी बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। अब वो हिस्सा जहां मास्टर जोजो ने उंगली रखी थी क्लोज होकर स्क्रीन पर आ गया था। आए मादाम, एसएसआर में जाने वाले रास्ते को मैंने मार्क कर लिया है। उस रास्ते को हार्ड ब्लॉक से बंद नहीं किया गया, इसलिए उस रास्ते को हम आसानी से खोल लेंगे, मास्टर जोजो ने कहा। तो क्लॉस्टर ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो जुनूबी हिस्से की तरफ बढ़ते चले गए। मुख्तलिफ राहदारियों से होते हुए वो एक पुराने और खस्ताहाल कमरे में दाखिल हो गए। कमरा छोटा था और खाली था। इस शुमाली दीवार के पीछे एक जीना है जो तहखानों में जाता है, मास्टर जोजो ने क्लॉस्टर से कहा। और फिर मास्टर जोजो के हुक्म पर उस दीवार पर 2 ताकतवर प्लास्टिक बम लगा दिए गए जो रिमोट कंट्रोल थे। दीवार पर बम लगाकर उस कमरे से बाहर निकल आए। मास्टर जोजो ने जेब से रिमोट निकालकर हाथ में ले लिया। जैसे ही धमाका हो तुम कमरे में बने हुए शिगाफ में ब्लू स्मोक बम फायर कर देना, मास्टर जोजो ने अपने साथियों से कहा। और फिर उन सब ने चेहरों पर गैस मास्क चढ़ाए तो मास्टर जोजो ने रिमोट का बटन प्रेस कर दिया। एक के बाद दिगरे 2 धमाके हुए और सामने का पूरा कमरा गायब हो गया। मास्टर जोजो, क्लॉस्टा और उसके साथियों ने धमाकों से कब्ल बड़े बड़े सुतूनों की आड़ ले ली थी, जिसकी वजह से वो कमरे की दीवारों के टुकड़ों से बच गए थे। अब वहाँ एक बड़ा दहाना दिखाई दे रहा था जिसके पीछे गहरा खला था। फायर, मास्टर जोजो ने कहा। तो उसके साथियों ने दहाने में एक के बाद दिगरे गनों से ब्लू स्मोक बम फायर कर दिए। धमाके हुए और फिर खला में नीले रंग का धुआं भरता चला गया। मास्टर जोजो कुछ देर खड़ा रहा और फिर उसने क्लॉस्टर और अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। ब्लू स्मोक से तो तुमने तहखानों में मौजूद इंसानों को बेहोश कर दिया है, मगर उन साइंसी इंतजाम का क्या करोगे? क्लॉस्टर ने मास्टर जोजो से मुखातिब होकर कहा। साइंसी इंतजाम को खत्म करने के लिए हमें कंट्रोल रूम में जाना होगा। बम मारकर हम कंट्रोल रूम की तमाम मशीनरी तबाह कर देंगे और इस तरह एसएसआर का तमाम निजाम फेल हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे, अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, मास्टर जोजो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में गहरा इत्मीनान था। फिर वो सब तबाहशुदा कमरे का मलबा पलांगते हुए खला की तरफ बढ़ते चले गए। खला के दूसरे तरफ नीचे जाती हुई सीढ़ियां उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। वो टूटी हुई सीढ़ियों को पलांगते हुए तेजी से नीचे उतरते चले गए। फिर मास्टर जोजो ने आईएसआई मशीन से कंट्रोल रूम की निशानदेही की और कंट्रोल रूम में जाकर उसने वाकई बम मारकर मशीनों को तबाह कर दिया, जिससे तहखाने का हिफाजती निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। तहखाने के नीचे एक और बड़ा तहखाना था जहां बेशुमार फौलादी सेफ मौजूद थे। ये सेफ तहखाने की फौलादी दीवारों में नस्ब थे जिन पर मुख्तलिफ नंबर दर्ज थे। तहखाने में जगह जगह मुसल्लह अफराद टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे जो ब्लू स्मोक से मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुके थे। क्लॉस्टर के कहने पर मास्टर जोजो ने कंट्रोल रूम में मौजूद एक शख्स को होश दिलाया। होश में लाने से पहले उस शख्स को वहीं कुर्सी के साथ अच्छी तरह बांध दिया गया था। होश में आते ही वो शख्स बुरी तरह चीखने लगा, जो असल में इस फोर्ट और एसएसआर का इंचार्ज कर्नल असलम था। क्लॉस्टर ने कर्नल असलम से डॉक्टर साकिब की रेड नोटबुक के बारे में पूछा तो कर्नल असलम ने बताने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर क्लॉस्टर ने इंतहाई बेरहमी और दरिंदगी का सबूत देते हुए कर्नल असलम पर शदीद और इंतहाई खौफनाक तशद्दुद किया था। क्लॉस्टर ने मशीन गन का बस्ट मारकर कर्नल असलम की दोनों टांगों और बाजुओं के पुरकच्चे उड़ा दिए थे और फिर खंजर से उसने कर्नल असलम को, जो कंट्रोल रूम का ऑपरेटर भी था, जबान खोलने पर मजबूर कर दिया कि रेड नोटबुक किस सेफ में है। कर्नल असलम ने शदीद तशद्दुद का शिकार होकर क्लॉस्टर को सेफ खोलने का तरीका भी बता दिया, जिसके नतीजे में क्लॉस्टर उस स्पेशल सेफ तक पहुंचने और उसे खोलने में कामयाब हो गई थी। सेफ में वाकई एक रेड नोटबुक मौजूद थी जिसे क्लॉस्टर ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर वो तेजी से एसएसआर और उस किले से निकलते चले गए। किले से बाहर मास्टर जोजो के बेशुमार मुसल्लह अफराद पहले हुए थे ताकि वो हर किस्म के मुमकिन खतरे का मुकाबला कर सके, मगर बाहर कोई कार्रवाई न हुई थी। मास्टर जोजो ने
ट्रांसमीटर कॉल करके उन्हें कारें लाने को कहा और फिर कुछ ही देर बाद कारें वहां पहुंच गई और वो कारों में सवार होकर निहायत तेजी से वहां से निकलते चले गए। वो पहाड़ी रास्तों के दरमियान से गुजरकर शहर की तरफ रवाना हुए थे ताकि मेन रोड पर उस तरफ आने वाले किसी सरकारी एजेंसी के अफराद या कर्नल तारिक के ग्रुप से उनकी मुठभेड़ न हो जाए। तमाम गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर जा रही थी। तकरीबन 4 घंटों के सफर के बाद मास्टर जोजो और क्लॉस्टा सुपर क्लब में निहायत इत्मीनान और फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे थे। मास्टर जोजो क्लॉस्टा को लिए अपने स्पेशल रूम में आ गया था और वहाँ वो दोनों यूं दम से सोफे पर गिर पड़े जैसे वाकई बुरी तरह से थक गए हों। कामयाबी मुबारक हो मादाम, मास्टर जोजो ने क्लॉस्टा से मुखातिब होकर कहा। तो क्लॉस्टा के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैरने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जोजो, तुम्हारी जहानत और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से मुझे कामयाबी हुई है। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो एसएसआर से रेड नोटबुक हासिल करना तो एक तरफ, मैं एसएसआर तक भी ना पहुंच सकती थी। क्लॉस्टा ने खुले दिल से मास्टर जोजो की तारीफ करते हुए कहा, मैंने आपके अहकामात पर अमल दरामद किया था मादाम, वरना ये काम मुझे भी बेहद मुश्किल और कठिन मालूम हो रहा था, मास्टर जोजो ने कहा। और फिर इससे पहले कि क्लॉस्टा कुछ कहती, उसी लम्हे कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। उसी लम्हे दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उस नौजवान पर नजर पड़ते ही न सिर्फ क्लॉस्टा बल्कि मास्टर जोजो भी बुरी तरह उछल पड़ा था। तो तुम, क्लॉस्टा के मुंह से बेख्तियार निकला। उस नौजवान को देखकर क्लॉस्टा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। कमरे में आग भड़की और फिर देखते ही देखते कमरे की हर चीज जलकर राख होती चली गई। आग इस कदर तेज और शदीद थी जिसने चंद ही लम्हों में सारे कमरे को जलाकर राख कर दिया था। यूं लग रहा था जैसे कमरे पर आसमानी बिजली गिरी हो जिसने आनन फानन हर चीज को जला दिया हो। इमरान ने अगर फौरन कमरे के दरवाजे से बाहर छलांग न लगाई होती तो वो भी कमरे की चीजों के साथ जलकर राख हो गया होता। वो जमीन पर गिरा, गर्दन मोड़कर राख बने कमरे को देख रहा था। कुछ देर तक वो होंठ बीचे उसी तरह जले हुए कमरे को देखता रहा। फिर वो कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शदीद हैरत और चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती छाई हुई थी। ब्लैक जैक जिस तरह तेज रोशनी में नहाकर वहां से गायब हुआ था, उससे इमरान वाकई हैरान रह गया था। राना हाउस के ऑपरेशन रूम में इमरान ने एक मशीन को ऑन किया। उस मशीन से उसने अपने फ्लैट को और फिर खास तौर पर उस कमरे को एक स्क्रीन पर चेक किया था। उस मशीन पर उसे ब्लैक जैक की छुपाई हुई चीजों के बारे में आसानी से मालूम हो गया था। इसलिए इमरान वहां से खुसूसी तौर पर तैयार होकर फ्लैट में आया था। उसने मखसूस साख्त का शिकारी लिबास पहन लिया था जिससे नजर न आने वाले हिफाजती रेस का हिसार सा उसके गिर्द बन गया था। उस हिफाजती हिसार की वजह से वो ब्लैक जैक की कटर रेस से महफूज रहा था। उसने हर तरह की गैस के असरात को जायल करने वाली गोलियां भी चबा ली थी जिनकी वजह से उस गैस के असर से भी महफूज रहा था। जो उसके गेस्ट रूम में दाखिल होते ही ब्लैक जैक ने पांव के नीचे एक कैप्सूल तोड़कर फैला दी थी। इमरान ने 2 नाली बंदूक से 1 सेंटीमीटर की इंतहाई बारीक माइक्रोपिन फायर करके ब्लैक जैक के कोट में पेवस्त कर दी थी जिसका ब्लैक जैक को पता न चल सका था। वो माइक्रोपिन इमरान ने खास मकसद के लिए ब्लैक जैक के कोट में पेवस्त की थी। इमरान ने उसकी साइंसी चीजों का तोड़ कर लिया था। ब्लैक जैक ने सोफों के नीचे जो फायर बम छुपाए थे, कमरे में उन्हीं फायर बमों से आग लगी थी जिसकी वजह से कमरे की हर चीज जलकर राख हो गई थी। इन आलात के बारे में भी इमरान जानता था। उसका ख्याल था कि जब तक ब्लैक जैक उसके सामने रहेगा वो इन साइंसी आलात का इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना इमरान के साथ साथ ब्लैक जैक भी इन आलात से निकलने वाली खौफनाक आग का शिकार हो जाता। लेकिन ब्लैक जैक का यूं रोशनी में जम होकर गायब हो जाना वाकई इमरान के लिए हैरान कुन था। उसके ख्वाबो ख्याल में भी न था कि ब्लैक जैक साइंस में इस कदर तरक्की कर जाएगा कि वो इस तरह अचानक रोशनी में जम होकर गायब हो सकता है। ये वाकई इमरान के लिए बिल्कुल अनोखी और नई बात थी। इमरान इन फायर बमों की खासियत जानता था। इन बमों से एक मखसूस किस्म की गैस और रेस एक साथ निकलती थी जो आनन फानन एक मखसूस एरिया में आग फैला देती थी। यही वजह थी कि आग उसी कमरे तक महदूद रही थी और इमरान के फ्लैट का बाकी हिस्सा उस आग से महफूज रहा था। लगता है ब्लैक जैक ने भूतों के साथ मिलकर साइंस से रिसर्च करना शुरू कर दी है जो उसने इस तरह गायब होने की सलाहियत हासिल कर ली है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर लिबास तब्दील किया। ब्लैक जैक ने पैर के नीचे जो कैप्सूल तोड़ा था उसकी गैस से इमरान पर तो कोई असर न हुआ, लेकिन बेहोश कर देने वाली गैस चूंकि पूरे फ्लैट में फैल गई थी इसलिए सुलेमान उस गैस के असर से नहीं बच सका था। वो किचन के दरवाजे के करीब बेहोश पड़ा था। इमरान ने उसे उठाकर एक कमरे में लाकर सोफे पर लिटा दिया और फिर वो फ्लैट से निकलता चला गया। वो जानता था कि सुलेमान को चंद लम्हों बाद खुद ही होश आ जाएगा, इसलिए उसे सुलेमान की तरफ से कोई फिक्र न थी।
इमरान ने जोसेफ को जहाँ छोड़ा था वो उसकी कार में बदस्तूर वहीं मौजूद था। इमरान को देखकर उसने दांत नुकोस दिए, मगर इमरान को संजीदा देखकर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और इमरान उसके साथ कार में बैठ गया। दानिश मंजिल चलो, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने कार स्टार्ट की और फिर चंद ही लम्हों में वो दानिश मंजिल की जानिब उड़ा जा रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो कार पोस्ट में रोककर उससे उतरा और फिर ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एतरामन खड़ा हो गया। उसने जोसेफ को बाहर ही छोड़ दिया था। खैरियत तो है इमरान साहब, आप परेशान और संजीदा नजर आ रहे हैं। सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने इमरान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर बदस्तूर संजीदगी मौजूद थी। मुझसे ज्यादा तो तुम संजीदा और परेशान दिखाई दे रहे हो। इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, जी हाँ, बात है ही कुछ ऐसी। ब्लैक जीरो ने कहा, क्या बात है? इमरान ने चौंक कर पूछा। सफदर को अगवा कर लिया गया है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। सफदर को या सर इफ्तिकार को? इमरान ने कहा। सफदर ने सर इफ्तिकार की जगह लेकर उनकी सीट संभाल ली थी। उसने फोन करके मुझे बताया कि कर्नल तारिक का फोन आया था, जो एसएसआर में जाने से पहले कोर्स वगैरह तय करने के लिए उससे अलहदगी में मिलना चाहता था। कर्नल तारिक ने उसे होटल बरगंजा के कमरा नंबर 211 में बुलाया था। उस होटल से कर्नल तारिक ने मुझसे बात करके सर इफ्तिकार से मिलने की इजाजत ली थी, इसलिए मैंने सफदर को उससे मिलने की हिदायत दे दी। सफदर शायद कर्नल तारिक से मिलने के लिए सर इफ्तिकार के ऑफिस से निकला तो उसे रास्ते में ट्रैप कर लिया गया। किसी ने सर इफ्तिकार के ड्राइवर की जगह ले ली थी। उस ड्राइवर का नाम इकबाल है और वो सफदर को अगवा करके मुजाफात की तरफ 3rd लाइन की मार्क कॉलोनी की कोठी नंबर 710 में ले गया है। और ये कोठी मास्टर जोजो का खुफिया अड्डा है। मास्टर जोजो किसी क्लब का मैनेजर है। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। आखिर में उसने ये भी बता दिया कि ये तमाम मालूमात उसे सफदर की वजह से हासिल हुई है, जिसने वॉइस ट्रांसमीटर को ऑन करके अपनी और इकबाल नामी ड्राइवर की उसे बातें सुनाई थी। उनके दरमियान जो बातें हुई थी वो लफ्ज पर लफ्ज दोहराओ। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इकबाल और सफदर के दरमियान होने वाली बातचीत को लफ्ज ब लफ्ज दोहरा दिया। फिर तुमने क्या किया है? किसी को भेजा है उस तरफ? इमरान ने कहा, मैं बारी बारी तमाम मेंबर को कॉल कर चुका हूँ, मगर वो कहीं दस्तयाब नहीं हो रहे। लगता है वो भी किसी मुश्किल में पड़ गए हैं। ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा, तो तुम किस मर्ज की दवा हो? क्या यहाँ बैठे मक्खियां मार रहे हो? उसकी मदद के लिए तुम भी तो जा सकते थे। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं वहां जाने की तैयारी कर ही रहा था कि आप आ गए, इसलिए मैं रुक गया। अब चला जाऊं? ब्लैक जीरो ने इमरान के लहजे में तलखी महसूस करके जल्दी से कहा, नहीं, तुम यही रुको और दूसरे मेंबरान का पता लगाओ, वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। मैं जोसेफ को साथ ले जाता हूँ, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मूनलाइट क्लब। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। टेरी से बात कराओ, इमरान ने करक लहजे में कहा। कौन टेरी? यहाँ कोई टेरी नहीं रहता। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। नॉनसेंस, मैं सुपर फैयाज इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो से बोल रहा हूँ। बात कराओ टेरी से, वरना मैं तुम्हारे क्लब की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम्हें और टेरी को जेल भिजवा दूंगा। इमरान ने सुपर फैयाज की आवाज में इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओ सॉरी सर, मैं आपके अभी बॉस से बात कराता हूँ, होल्ड करे। सिर्फ 1 मिनट। सुपर फैयाज का नाम सुनते ही दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। फिर रिसीवर पर एक लम्हे के लिए खामोशी छाई रही और फिर क्लिक की आवाज के साथ ही दोबारा राब्ता कायम हो गया। यस, टेरी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक भारी मगर मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। शायद फोन सुनने वाले ने टेरी को बता दिया था कि किसका फोन है। सुपर फैयाज फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो, इमरान ने सुपर फैयाज की आवाज में कहा। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से टेरी ने कहा। उसने को बेहद मुअद्दबाना लहजा इख्तियार कर रखा था, लेकिन उसके लहजे और अंदाज से साफ मालूम हो रहा था जैसे वो सुपर फैयाज का किस कदर सितम रसीदा है और वो सुपर फैयाज के सामने ऐसा लहजा इख्तियार करने पर मजबूर है। टेरी, मास्टर जोजो को जानते हो? इमरान ने बगैर किसी तामुल के कहा। मास्टर जोजो? टेरी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, किसी क्लब का मैनेजर या मालिक है। इमरान ने कहा। ओह हाँ, वो सुपर क्लब का मैनेजर है और उसी का नाम मास्टर जोजो है। टेरी ने कहा। गुड, उसका हुदूद अरबा क्या है? इमरान ने पूछा। मास्टर जोजो का नाम ही ज्यादा सुनने में आया है। वो अंडरग्राउंड रहता है, इंतहाई खतरनाक आदमी है और हर किस्म के धंधों में मुलविस रहता है। उसका ज्यादातर काम उसका नंबर 2 करता है, जिसका नाम सार्को है। टेरी ने कहा और फिर वो मास्टर जोजो के बारे में मजीद बताने लगा। कहाँ है सुपर क्लब और सार्को के बारे में मुझे कहाँ से पता चल सकता है? इमरान ने पूछा। सार्को क्लब में ही रहता है। उन्होंने सुपर क्लब के कई पोर्शन बना रखे हैं। सार्को अमूमन तहखाने में मौजूद अपने ऑफिस में रहता है, टेरी ने कहा और उसने सुपर क्लब का एड्रेस और फोन नंबर बता दिया। इमरान ने फोन बंद किया और चंद लम्हे वो सोचता रहा। उसने एक बार फिर
फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी। यस, एक बार कहने से काम नहीं चलेगा। शुरू के मुताबिक तुम्हें 3 बार यस यस कहना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर तुम्हारी नमाज जनाजा जायज करार पाएगी। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा तो दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक दूसरी तरफ से खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे उसने इमरान को पहचान लिया हो। ओ इमरान साहब आप, दूसरी तरफ से हंसते हुए लहजे में कहा गया। मैं ओ इमरान साहब नहीं, मैं सिर्फ इमरान हूँ, बल्कि अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से हंसी की आवाज तेज हो गई। इमरान ने लाउडर का बटन प्रेस कर रखा था, जिसकी वजह से ब्लैक जीरो भी तमाम बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज उसके लिए अजनबी थी। शायद उसके सामने इमरान पहली बार बात कर रहा था। इतनी जोर से मत हंसो, ऐसा न हो तुम्हारी हंसी के बम से ओल्ड फोर्ट की बुनियादें हिल जाए और सारे का सारा फोर्ट तुम अकेले के नातुओं कांधों पर आ गिरे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो समझ गया कि इमरान ने ओल्ड फोर्ट फोन किया है। ओल्ड फोर्ट की बुनियादें बेहद मजबूत है इमरान साहब। इनकी मजबूती का अंदाजा आप अपनी आवाज से लगा ले, जो पहले की तरह ठोस और मजबूत है। इस आवाज में अभी तक लचक नहीं आई तो ओल्ड फोर्ट जहां आपने साइंसी इंतजाम कर रखे हो, वहां की दीवारें कैसे हिल सकती हैं? दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान भी बेख्तियार हंस पड़ा। कर्नल असलम साहब, आपको चीफ एक्सटू की तरफ से अहकामात मिल गए हैं या नहीं? इमरान ने कहा अभी अभी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें लिखा है कि ओल्ड फोर्ट के एसएस रूम से तमाम इजादात और फार्मूले निकालकर चीफ एक्सटू के हवाले किए जाए। मिलिट्री के आर सेक्शन के कर्नल तारिक सर इफ्तिकार के साथ यहाँ आएंगे और अपनी निगरानी में तमाम चीजें यहाँ से ले जाएंगे। वैसे इमरान साहब, ये चक्कर क्या है? इस तरह अचानक एसएसआर से तमाम चीजों को क्यों हटाया जा रहा है? दूसरी तरफ से ओल्ड फोर्ट के इंचार्ज कर्नल असलम ने कहा चक्कर नहीं, घन चक्कर कहो। ये हमारे पर्दानशीन चीफ एक्सटू का हुक्म है। तुम ये बताओ एसएसआर में इस वक्त कितने फार्मूले और साइंसी इजादात मौजूद हैं? इमरान ने पूछा। उसके लहजे में एक बार फिर संजीदगी आ गई थी। तकरीबन 20 के करीब कीमती फार्मूले और ऐसी छोटी मोटी इजादात के नमूने यहाँ मौजूद है। कर्नल असलम ने कहा क्या तुम उनमें से किसी सेफ को खोल सकते हो? इमरान ने पूछा। तमाम सेफ खोलने और बंद करने का इंतजाम मेरे पास है। तमाम सेफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। हाँ, चंद सेफ ऐसे हैं जिनमें मुल्की मफाद से वाबिस्ता कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं तो क्या खुद सर इफ्तिकार भी नहीं खोल सकते। उन सेफों के अलग अलग कोड्स हैं, जिनमें से चंद कोड सर इफ्तिकार के पास हैं, चंद चीफ सेक्रेटरी के पास और चंद सरदावर के पास। वो सेफ उन तीनों की मौजूदगी में ही खोले जा सकते हैं। कर्नल असलम ने कहा डॉक्टर साकिब के आईबी फार्मूले की रेड नोटबुक किस सेफ में है? मेरा मतलब है उस सेफ की कोड की किसके पास है? इमरान ने पूछा। उस सेफ का नंबर 110 है और उसकी कोड की मेरे पास है। क्यों खैरियत? कर्नल असलम ने कहा तुम एक काम करो, कर्नल तारिक के वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। सरकारी कामों और कागजी कार्रवाई पूरी करने में देर हो जाती है। जब तक कर्नल तारिक और सर इफ्तिकार वहाँ न आ जाए, तब तक तुम उस सेफ से रेड नोटबुक निकालकर उसकी जगह नकली रेड नोटबुक रख दो। इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। ठीक है इमरान साहब, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं भला आपके हुक्म को कैसे टाल सकता हूँ? दूसरी तरफ से कर्नल असलम ने बेचारगी के आलम में कहा ये मुल्की सालमियत और बका का मामला है कर्नल असलम। इस काम में मेरा कोई जाती मफाद नहीं है, बल्कि तुम ऐसा करो कि जिन जिन सेफों के कोड तुम्हारे पास है उनसे फार्मूले और साइंसी आलात निकालकर एसएसआर के नीचे मौजूद स्पेशल हार्ड रूम में पहुंचा दो। इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा ओके, मैं ये काम कर लूंगा। इस काम में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। क्या मैं इसकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को दे दूं? कर्नल असलम ने भी संजीदा होते हुए कहा नहीं, फिलहाल खामोश रहो। वैसे भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जल्द या बदेर इन तमाम चीजों को वहाँ से हटा लिया जाएगा। जब तक इन चीजों को वहाँ से हटाने का इंतजाम मुकम्मल नहीं हो जाता, तुम एसएसआर को मुकम्मल तौर पर खाली कर दो। खास तौर पर तुम्हें वहाँ एक नकली रेड नोटबुक रखनी है और वहाँ उस नोटबुक में तुम्हें मेरा एक पैगाम भी नोट करना है। लिख लो अभी। इमरान ने कहा ठीक है, लिखवाए क्या पैगाम है? कर्नल असलम ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा तो इमरान ने उसे एक पैगाम लिखवा दिया, जिसे सुनकर ब्लैक जीरो के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट सी आ गई थी। फिर इमरान ने फोन बंद कर दिया और गहरी सोच में डूब गया। आपका क्या ख्याल है, इस कदर सख्त निगरानी के बावजूद ब्लैक जैक या क्लॉस्टा एसएसआर पर हमला कर सकते हैं? इमरान के फोन रखते ही ब्लैक जीरो ने कहा ब्लैक जैक और क्लॉस्टा हमारी तवक्को से ज्यादा खतरनाक और तेज एजेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इमरान ने कहा और फिर उसने ब्लैक जैक की मुलाकात की तफसील ब्लैक जीरो को बताई तो ब्लैक जीरो का मुंह खुले का खुला रह गया। ओ, ब्लैक जैक साइंस में इस कदर तरक्की कर चुका है कि उसने गायब होने के फार्मूले पर भी दस्तरस हासिल कर ली है। ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा हाँ, उस फार्मूले पर वो यूनिवर्सिटी के जमाने से ही रिसर्च कर रहा था। उस वक्त उसका आइडिया किसी सन की बड़ के सिवा कुछ ना समझा जाता था।
मगर ब्लैक जैक को यकीन था कि वो कभी ना कभी ऐसा आला जरूर बना लेगा जिससे वो जिस्म को रोशनी में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में दस्तरस हासिल कर लेगा, क्योंकि रोशनी एक सेकंड में लाखों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर ब्लैक जैक रिसर्च कर रहा था। अब वो जिस तरह मेरे सामने से अचानक गायब हुआ है, इससे मुझे यकीन हो गया है कि उसने जो कहा था वो कर दिखाया है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, ओ, फिर तो ब्लैक जैक वाकई हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वो तो किसी भी सूरत हमारे काबू में नहीं आएगा। ब्लैक जीरो ने तशवीशज़दा लहजे में कहा, नहीं, खैर अब ऐसी भी बात नहीं है। ब्लैक जैक ने अगर उम्र अय्यार बनने की कोशिश की है तो मैं तो हूँ ही उम्र अय्यार, उसे बहरहाल तलाश कर लूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, सफदर और बाकी मेंबरान का क्या करना है? सफदर तो जहाँ है उस जगह के बारे में हमें इल्म है, मगर दूसरे मेंबरान। ब्लैक जीरो ने इमरान की तवज्जो मेंबरान की तरफ मबजूल कराते हुए कहा, वो सब अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि जोसेफ के साथ जाकर सफदर की मदद करूं, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? इमरान ने कहा, नहीं, मैं भला आपकी मर्जी के बगैर कुछ कैसे जान सकता हूं? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। वो समझ गया था कि उसने ब्लैक जैक के मामले में जिस तरह गोलमोल जवाब दिया था, उससे ब्लैक जीरो ने उस पर तंज किया था। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक फोन की घंटी बज उठी। X2। ब्लैक जीरो ने रिसीवर उठाकर X2 के मखसूस लहजे में कहा, सफदर बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई थी। उसकी आवाज में लुकनत और बेपनाह नकाहत थी, जिसे सुनकर इमरान भी बुरी तरह चौंक पड़ा था। यस, सफदर कहाँ हो तुम, और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? ब्लैक जीरो ने तेज लहजे में कहा। चीफ, सफदर की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई थी तो इमरान के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने आंखें बढ़कर जल्दी से ब्लैक जीरो के हाथ से रिसीवर झपट लिया। सफदर, खुद को संभालो, जल्दी बताओ कि क्या हुआ है? इमरान ने चीखते हुए कहा तो दूसरी तरफ से जोरदार धमाके से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी और फिर एक तेज आवाज रिसीवर से सुनाई थी। ओ, ये जिंदा है, गोली मार दो इसे, किसी ने चीखते हुए कहा। उसी लम्बे एक धमाके और फिर सफदर की तेज और दर्दनाक चीख सुनाई थी और इमरान ने यकलक होंठ भींच लिए। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़कर पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख होता चला गया। फिर एक और धमाका हुआ और टेलीफोन लाइन बेजान हो गई। शायद दूसरी तरफ से फायर करके फोन सेट के टुकड़े उड़ा दिए गए थे, मगर इमरान ने रिसीवर बदस्तूर कान से लगाए रखा, जैसे रिसीवर उसके कान से चिपक गया हो। इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने इमरान को साकित देखकर उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। ब्लैक जैक, वो आवाज ब्लैक जैक की थी। इमरान के मुंह से बेख्तियार निकला और दूसरे ही लम्हे जैसे उसके जिस्म में यकलक पारा सा दौड़ गया हो। उसने एक झटके से रिसीवर को क्रेडल पर पटका और उठकर बिजली की सी तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। इमरान साहब, मेरी बात सुने इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने चीखते हुए कहा, मगर इमरान को तो जैसे पर लग गए थे। वो किसी छलावे की तरह ऑपरेशन रूम से निकल गया, जैसे उसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो कयामत आ जाएगी। तो तुम यहाँ कैसे आ गए ब्लैक जैक? तुम तो क्लॉस्टनी कमरे में दाखिल होने वाले नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, जिसके हाथ में एक अजीब साख्त का पिस्टल था। उस पिस्टल की नाल लंबी और खासी चौड़ी थी। मास्टर जोजो भी आंखें फाड़ फाड़ कर ब्लैक जैक को देख रहा था, जैसे वो जीता जागता इंसान न हो बल्कि कोई खलाई मखलूक हो। तुम्हारा क्या ख्याल था मास्टर जोजो के पास आकर और उसकी साइंसी मशीनों के मरहलों से गुजरकर तुम खुद को मेरी नजरों से छुपा लोगी? ब्लैक जैक ने उसकी जानिब तंजिया नजरों से देखते हुए कहा। क्या मतलब? क्लॉस्टर ने हकलाते हुए कहा। ब्लैक जैक को इस तरह अपने सामने देखकर वो हकीकतन परेशान हो गई थी। मास्टर जोजो का भी हाल उससे मुख्तलिफ न था। वो ब्लैक जैक को देखकर उससे ज्यादा परेशान और हिरासा दिखाई दे रहा था। मास्टर जोजो से जब तुम मिलने गई थी तो तुम पूरी तरह से मेरी नजरों में थी। मास्टर जोजो ने मेरी वजह से अपने क्लब की साइंसी तरीकों से मुकम्मल तौर पर हिसारबंदी कर रखी थी, जिससे मुझे वक्ती तौर पर परेशानी तो जरूर हुई, मगर मेरे मुकाबले में मास्टर जोजो साइंस में बहुत पीछे है। मैंने फौरन उसके साइंसी हिसार का तोड़ कर लिया। तुम्हारे और मास्टर जोजो के दरमियान जो भी बातें हुई वो मैंने सुन ली। मास्टर जोजो का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मैं भला तुम्हें अपने साथ रखकर तुम पर भरोसा किस तरह कर सकता था? मैंने वाकई तुम्हारे लिबास में चंद खुफिया माइक्रो आलात लगा रखे थे, जिनकी वजह से तुम पूरी तरह मेरी निगाहों में थी। मास्टर जोजो ने तुम्हें अपनी साइंसी मशीनों से गुजार कर तुम्हारे लिबास से वो तमाम आलात निकाल लिए, मगर मैंने उन आलात को दोबारा ऑपरेट कर लिया था, जिसकी वजह से तुम और मास्टर जोजो मेरी निगाहों से छुप न सके थे। तुम जो करती रही हो मेरे हेडक्वार्टर में उसकी फिल्म तैयार होती रही। अब जब मैंने उस मशीन को चेक किया तो मुझे मालूम हो गया कि तुम क्या तीर मारकर आई हो। मैंने खास तौर पर फिल्म के उस हिस्से को देखा जब तुम SSR से रेड नोटबुक हासिल करके आ रही थी। इससे पहले कि तुम लोग क्लब में पहुंचते, मैंने अपनी मशीनों से इस क्लब का नक्शा बनाया, जिससे मुझे क्लब में दाखिल होने के खुफिया रास्तों का पता चल गया। मैं फौरन उन रास्तों से क्लब में आ गया।
इस दौरान तुम लोग क्लब में पहुंच चुके थे। बहरहाल अगर तुम क्लब की बजाय किसी और तरफ भी चले जाते तब भी मुझे मालूम हो जाता कि तुम कहाँ हो और मैं वहाँ भी पहुंच जाता। ब्लैक जैक का रास्ता रोकने की ताकत किसी फौलादी दीवार में भी नहीं है और न हो सकती है। ब्लैक जैक ने मुसलसल बोलते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम वाकई डबल क्रॉस एजेंट हो और शुरू से ही मुझे बेवकूफ बना रहे थे। क्लॉस्टर ने गुर्राते हुए कहा, हाँ ये सच है। ब्लैक जैक ने कहा, तुमने क्लॉस्टर को धोखा देने की कोशिश की है ब्लैक जैक, और क्लॉस्टर धोखा देने वाले का जो हश्र करती है उसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। क्लॉस्टर ने जहरीली नागन की तरह फनकारते हुए कहा, क्या बात कर रही हो डियर क्लॉस्टर, तुम इस वक्त पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो, इसके बावजूद तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ब्लैक जैक, तुम मास्टर जोजो ने कुछ कहना चाहा। तुम खामोश रहो मास्टर जोजो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हारी मेरे सामने औकाती क्या है? तुम मेरे साथ काम कर चुके हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर मामले में मुझसे सबकत ले जाओगे। तुमने क्लॉस्टर को मेरे खिलाफ भड़काकर अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ही ठोंक दी है। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं क्लॉस्टर से बात कर लूं, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। ब्लैक जैक ने उसकी बात काटते हुए इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा। तो मास्टर जोजो ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। वो गैर महसूस अंदाज में अपने मेज की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्लॉस्टर ने ब्लैक जैक की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हुए कहा, क्योंकि उसने मास्टर जोजो को हरकत करते देख लिया था। उसका अंदाज बता रहा था जैसे वो ब्लैक जैक के खिलाफ कुछ करना चाहता हो या फिर वो यहाँ से भाग जाने के लिए पर तोल रहा हो। रेड नोटबुक हासिल करने के लिए ब्लैक जैक ने क्लॉस्टर की तरफ देखते हुए कहा, रेड नोटबुक क्या मतलब? क्लॉस्टर ने चौंक कर कहा, हाँ, डॉक्टर साकिब के आईबी फॉर्मूले वाली नोटबुक जो तुम एसएसआर से निकाल लाई हो। ब्लैक जैक ने कहा, लेकिन तुम रेड नोटबुक क्यों हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे पास तो डॉक्टर साकिब का पूरा माइंड मौजूद है, तुम उसकी माइंड मेमोरी से आईबी का फॉर्मूला क्यों नहीं हासिल कर लेते? क्लॉस्टर ने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो क्लॉस्टर, डॉक्टर साकिब का माइंड लॉक्ड है और उसके लॉक्ड माइंड से फॉर्मूला हासिल करना मेरे लिए मुश्किल है। ब्लैक जैक ने कहा, मगर तुमने कहा था कि उसे जीरो की से खोला जा सकता है और जीरो की अली इमरान के पास है जिससे तुम आसानी से हासिल कर लोगे। क्या तुम अली इमरान को तलाश करने में नाकाम रहे हो या फिर उसने तुम्हें जीरो की देने से इनकार कर दिया है? क्लॉस्टर ने उसे तेज नजरों से देखते हुए कहा। उसके लहजे में छुपे हुए तंज को ब्लैक जैक ने बखूबी महसूस कर लिया था। मैंने अली इमरान को तलाश करने की पूरी कोशिश की मगर वो कहीं नहीं मिला। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो इस शहर बल्कि इस मुल्क में मौजूद ही नहीं है। ब्लैक जैक ने कहा। उसके लहजे में छुपी परेशानी को क्लॉस्टर ने साफ महसूस कर लिया था। एक अली इमरान को मैं भी जानती हूँ, वो भी बहुत बड़ा साइंसदान है। उसकी खिदमत हासिल कर लो, उससे यकीनन तुम्हें जीरो की मिल जाएगी। क्लॉस्टर ने तंजिया लहजे में कहा तो ब्लैक जैक बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन अली इमरान? ब्लैक जैक ने कहा, वो अहमक जो तुम्हारा क्लास फेलो रह चुका है और जिससे तुमने अपने कई हिसाब चुकाने हैं। क्लॉस्टर ने कहा तो ब्लैक जैक के चेहरे पर शदीद गुस्सा उभर आया। वो क्लॉस्टर को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। तुम मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रही हो क्लॉस्टर, ब्लैक जैक ने कहा, और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है ब्लैक जैक। क्लॉस्टर ने कहा, ब्लैक जैक जो करता है सोच समझकर करता है, गलती का कोई लफ्ज ब्लैक जैक की लुगत में नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि रेड नोटबुक मेरे हवाले कर दो, ब्लैक जैक ने चीखते हुए कहा, और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो खामोशी से यहाँ से वापस चले जाओ। रेड नोटबुक मैंने हासिल की है और मैं इसे किसी भी सूरत तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। क्लॉस्टर ने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा, कतई। क्लॉस्टर ने कहा, तब फिर सुन लो क्लॉस्टर, मेरे हाथ में तुम जो पिस्टल देख रही हो ये एफ गन है। इस गन से निकलने वाली फायर रेस एक लम्हे में हर चीज को जलाकर राख बना देती है। मैं इस गन से अभी ब्लैक जैक ने इतना ही कहा था कि मास्टर जोजो ने जो गैर महसूस अंदाज में खिसकता हुआ अपनी मेज के करीब पहुंच गया था, अचानक झुका और मेज के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। उसी लम्हे अचानक ब्लैक जैक के कदमों के नीचे से जमीन गायब हो गई और दूसरे ही लम्हे वो जमीन में हटने वाले खला में गिरता चला गया। उसके खला में गिरते ही फर्श यकलक बराबर हो गया था। वेल डन जोजो, वेल डन, ये काम किया है तुमने। क्लॉस्टर ने ब्लैक जैक को इस तरह जमीन में गायब होते देखकर खुशी से नारा मारने वाले अंदाज में कहा, ब्लैक जैक का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है मादाम, इसलिए मैंने उसकी फौरी हलाकत का फैसला कर लिया है। मास्टर जोजो ने कहा। फिर वो जल्दी से मेज के पीछे मौजूद अपनी कुर्सी पर बैठा और उसने मेज की दराज खोलकर एक मशीन कंट्रोलर निकाला और जल्दी जल्दी उसके बटन प्रेस करने लगा। फिर उसने एक सुर्ख बटन प्रेस किया तो उसके चेहरे पर गहरा सुकून छा गया। क्या इस खला में गिरने के बाद ब्लैक जैक हलाक हो गया होगा? क्लॉस्टर ने कहा।